हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कॉमिक बुक शेयर करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉमिक को आज तक आपने किसी चैनल के ऊपर या किसी के मुंह से पढ़ते हुए देखते हुए सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमिक है इतना ज़्यादा अंडररेटेड। और मज़े की बात यह है कि ये कॉमिक हमारी डार्क रेन की टाइमलाइन के अंदर आता है। अब आप लोग पूछेंगे कि कौन सा ऐसा एवेंजर्स का कॉमिक आ गया जिसके बारे में हमें नहीं पता और इससे पहले तुमने कोई बात भी नहीं करी। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देते हुए चलता हूँ कॉमिक बुक के पब्लिकेशन के हवाले से। तो आप सबको पता होगा कि कॉमिक्स जो है वीकली पब्लिश होते हैं, लेकिन कॉमिक्स के अंदर हर साल एक डे मनाया जाता है जिसको कहा जाता है फ्री कॉमिक बुक डे। और इस साल जो है मई के फर्स्ट वीक यानी कि मई के फर्स्ट सैटरडे के अंदर जो है एक कॉमिक बुक रिलीज़ की जाती है फैंस के लिए, और ये टोटली फ्री होती है। मतलब इसको सब जाके फ्री में खरीद सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, इसके कोई पैसे नहीं होते। और अक्सर जो है मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स अपनी जो है फ्री कॉमिक बुक डे वाले दिन एक ऐसी कॉमिक शेयर करते हैं जो कि उन रीडर्स के लिए हो जो कि नए नए कॉमिक्स की तरफ आना चाह रहे हैं, जिनको पे करना ना पड़े और वो अच्छा सा एक कॉमिक पढ़ सकें मार्वल या डीसी या किसी और की तरफ से, ताकि उसके ज़रिए वो उनके फ़ैन बन सकें। तो उसी कॉमिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए जब मार्वल का डार्क रेन का इवेंट चल रहा था तो उन्होंने एक कॉमिक बुक रिलीज़ करा जिसका नाम था दी एवेंजर्स। इसका ना आगे कुछ था ना इसके पीछे कुछ था। तो ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का वन शॉट कॉमिक है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अब तक हमने जितनी भी एवेंजर्स की टीम देखते हुए आ रहे हैं इस डार्क रेन के अंदर, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे इकट्ठा होते हुए नजर आएंगी। और यही बात इस कॉमिक को बहुत ज़्यादा ऑसम बनाती है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली इस कॉमिक के अंदर डार्क रेन के साथ साथ होता आगे क्या क्या है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके लास्ट में हम कुछ बातचीत करेंगे। तो कहानी की शुरुआत मैनहट्टन न्यूयॉर्क से होती है, जहाँ पे हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए यहाँ से वहाँ जा रहा होता है और बोलता है कि तुम सब जानते होगे मैंने कोई इतना अवार्ड विनिंग काम तो नहीं किया है, मैं एक एवरेज गाय हूँ जिसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट दिया था और उसको स्पाइडर की पावर्स मिल गई। और हाँ, मैं वेब के जरिए इधर से उधर स्विंग कर सकता हूँ, जो कि श्योरली मेरी ही इन्वेंट कर दी हुई एक चीज़ है। लेकिन आज जैसा कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर घूम रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही है। मतलब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ठंड होती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। यहाँ बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पहले पता है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है, तो बर्फ़ का गिरना यहाँ पे इस टाइम मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और वहीं सामने से उसकी तरफ एक बच्ची इशारा करती हुई बोलती है कि हे, ये सब तुमने किया है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो स्पाइडर बोलता है कि मैं नहीं, मेरे बच्चे, लगता है तुमने कोई गलती हो गई है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को आसमान के अंदर एक बूम की आवाज़ आती है, यानी कि सोनिक बूम। तो स्पाइडर बोलता है कि बूम, क्रका बूम, ये जो आवाज़ें आ रही हैं इसका मकसद कुछ बुरा है क्या? इसका मतलब ये तो नहीं? अरे ज़रा एक मिनट, मेरा स्पाइडी सेंस कुछ हमारी तरफ आ रहा है। और स्पाइडरमैन जोर से चिल्लाता कि इनकमिंग। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सोनिक बूम की जो आवाज़ थी वो दरअसल थॉर की थी, क्योंकि थॉर को किसी चीज़ ने इतनी बुरी तरीके से हिट करा है कि वो यहाँ उड़ता हुआ स्पाइडरमैन के पास आगे गिरता है। और यहाँ थॉर की इतनी बुरी हालत हो गई होती है कि वो अपने होशों के अंदर नहीं होता। और स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ थॉर, क्या तुम वाकई में हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं स्पाइडरमैन, हमने कुछ सालों पहले एक साथ टीम अप किया था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या तुम ठीक हो? और स्पाइडरमैन अपने दिल के अंदर बोलता है कि होली मार्कोली, ये आखिरकार हो क्या रहा है? थॉर द गॉड ऑफ थंडर, वो एक्चुअल गॉड ऑफ थंडर है और वो मेरे सामने आके गिरा पड़ा है। लेकिन यहीं पे थॉर अपने बहुत बुरी हालत में बोलता है कि उसका माइट वो सच में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा जितना मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था। स्पाइडरमैन यही बोलता है कि मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा कि अर्थ के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि एसगार्डियन का इतना बुरा तरीके से कचरा बना के यहाँ फेंक दे। और वहीं पर थॉर बोलता है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा अजीम शक्तियों के साथ वापस से अर्थ पर लौट कर आ गया है, उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका गॉड ऑफ थंडर भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम ये अपने बड़प्पन को बताने के लिए पेश कर रहे हो, लेकिन ये जो कुछ भी हमें से तो फेस करना ही होगा ना। लेकिन वहीं पर स्पाइडरमैन अगले पल स्नो की तरफ देखता है और बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या ये चेहरा है? मतलब क्या सच में ये कोई चीज़ है या फिर ये बर्फ़ है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई मिथोलॉजिकल जायंट चीज़ लग रही है, एक बिल्डिंग के साइज़ के बराबर। और इसको देख के तो लग रहा है कि मेरा वेब फ्लूइड वो तो आज ख़त्म होने वाला है और इस चीज़ से मुझे अकेले मुकाबला करना पड़ेगा। मतलब जिसने थॉर को निपटा दिया है
लगता है कि मेरी तो आज बैंड बजने वाली है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो अजीबोगरीब चीज़ जो एक जायंट किस्म का वो स्पाइडरमैन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं मुझे ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं एवेंजर्स को बुला सकता हूँ, वो मेरी टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको जब चाहे कॉल कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ एवेंजर्स असेंबल चीखने की जरूरत है और वो सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। लेकिन वहीं स्पाइडरमैन एक आदमी की तरफ उधर बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम में से किसी के पास एक मोबाइल होगा? लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को उस फोन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इससे पहले ही न्यू एवेंजर्स की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। और इसके मेंबर्स के मैं नाम आपको बताता चलूँ, जिसमें हम लेफ्ट से शुरू करते हैं रॉनिन, मॉकिंगबर्ड, आयरन फिस्ट, लूक केज, मिस मार्वल, वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका यानी कि बकी और स्पाइडर वुमन यानी जेसिका ड्रू, ये इस टीम का हिस्सा है इस वक्त। तो वहीं पे सब लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये चीज़ क्या है और उसका साइज तो देखो जरा। तो वो बोलता है कि मैं इस बारे में मेरे ख्याल में जानता हूँ, ये एक किस्म का जायंट है, ये नॉर्थ जायंट है जिसको आइस जायंट के नाम से भी कहा जाता है। तो रॉनिन बोलता है कि जब मैं हॉकाई हुआ करता था यानी एवेंजर्स के साथ, तो मैं इस चीज़ से पहले भी एक बार लड़ चुका हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम इसको पहले हरा चुके हो, तो हम इसको दोबारा हरा सकते हैं। तो बोलता है कि वेल, मामला इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जब ये आया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा फायर गॉड आया और वो दोनों आपस में लड़ते रहे और हमने उन दोनों को इस डायमेंशन से बाहर धकेल दिया। तो लूक बोलता है क्या तुम अभी भी इस तरह के किसी फायर जायंट को जानते हो जो हमारी मदद कर सके मतलब? तो रॉनिन बोलता है कि नहीं यार, अब मैं उनको कहाँ से जानता हूँगा। तो लूक बोलता है इसका मतलब तो ये है कि तुमने अब तक जो बातें करी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर ठीक है गाइस, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। स्ट्रीट पे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ से सबसे पहले स्ट्रीट्स को खाली करवाना पड़ेगा ताकि लोगों को सेफ्टी तक पहुँचाया जा सके। तो लोगन बोलता है कि ये बताओ कि वेब्स कहाँ हैं? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि देखो वो रहा वो। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे अपने कंधों पे थॉर को उठाते हुए इनके पास लेकर आ रहा होता है। और वहीं पे मिस मार्वल जो है थॉर को संभालती है आके और बोलती है क्या ये चीज़ थॉर के पीछे लगी हुई है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। तो मिस मार्वल बोलती है इसको मेरे हवाले करो, मैं इसको यहाँ से लेके जाती हूँ और मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सारे मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इसके साथ करें तो क्या करें। तो लोगन वहीं लूक की तरफ देखता और बोलता है कि हे केज, तुम्हारा फेंकने वाला हाथ कैसा है? और वो बोलता है लूक, चलो इस बारे में हम अभी पता लगा लेते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लूक केज लोगन को उठाता है जोर से और घुमाते हुए उस फ्रॉस्ट जायंट के मुंह पे फेंकता है और लोगन सीधा उस जायंट की आंख के अंदर घुसता अपने क्लॉज को चीरता हुआ। और कैप्टन बोलते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से ये सच में हमारी लीग से इस बार बाहर की बात हो गई है। और बोलता है कि अब हमारे लिए बात तो और परेशानी की हो गई है, क्योंकि एक गॉड जिसका वो काम पहले तमाम कर चुका है और लोगन जिसको हमने उसके सर के अंदर भेजा था वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया। लेकिन रॉनिन बोलता है कि मेरे ख्याल से उसकी नज़र हम पे पड़ गई है, तैयार रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और कैप्टन अमेरिका भी बोलते हैं कि बिल्कुल सब तैयार रहो और स्प्रेड आउट हो जाओ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जो जायंट होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ पे खतरनाक किस्म का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि द सेंट्री ने किया होता है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि वो जरा देखो सेंट्री, उसके पास मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर है, वो तो हमारे काम आ ही सकता था ना। और इस तरह सबकी नज़रें बिल्कुल हैरत में रह जाती हैं सेंट्री का ये फीट देखते हुए। और इस तरह स्पाइडरमैन अपने दिल के अंदर यही बात कर रहा होता है कि देखो अगर ये यहाँ पे आई है इसका मतलब है इनकी एवेंजर्स की टीम भी आती होगी। लेकिन ज़रा एक मिनट, अभी तो तुम अपनी टीम को एवेंजर्स कह रहे थे और अब उनको एवेंजर्स कह रहे हो। हाँ, ये हमारे आपस की बात है, तुम इस सारे बारे में नहीं समझ पाओगे। ये एवेंजर्स की टीम दूसरी है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न चलाता है, मतलब ग्रीन गॉब्लिन वाला नॉर्मन ऑसबॉर्न। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी टीम के साथ पहुंचता है जिसमें उसकी डार्क एवेंजर्स की टीम है, जिसमें एरीज, हॉकाई यानी कि बुल्सआई, स्पाइडरमैन यानी कि मैक गार्गन जो कि पहले स्कॉर्पियो रह चुका है और डेकिन यानी वुल्वरीन का बेटा, कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल। और वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है और बोलता है कि इसके आगे से हम सब संभाल लेंगे और मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को अंडर अरेस्ट किया जाता है। तो वहीं पे लूक केज बोलता है कि क्यों ना तुम जाओ और अपनी जगह कहीं मरवा लो, क्योंकि हमारा आज ऐसा कोई भी मूड नहीं है। लेकिन एरीज को आता है गुस्सा और बोलता है कि खामोश, तुम सब बिल्कुल खामोश हो जाओ, हम लोग एक बहुत बड़े खतरे के अंदर है, क्योंकि तुमने जिस जायंट को मारा है वो कोई आम जायंट नहीं था, वो जायंट ymir है जो कि नॉर्थ विंड्स को अपने साथ लेकर आया है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये वो जायंट है जो कि एसगार्डियन में सबसे खतरनाक और मोस्ट पावरफुल विलन समझा जाता है, जो कि इन सारे का सारे विलन्स का बाप है, यानी कि ymir, जो कि दरअसल नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर एक पहला क्रिएचर है जिससे सारे के सारे लोग बने थे। तो ये वो जायंट है जो कि आज यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आया है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, इस बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था कि वो कौन है और क्या कर सकता है, अब ये बताओ कि हम इससे निपटेंगे कैसे। तो एरीज बोलता है कि अगर इस तरह की लेजेंडरी एलिमेंटल फोर्स हमारे प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, हमारे बीच शामिल है, तो मुझे नहीं लगता कि इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारी मदद कर सकेगी। तो वहीं से पीछे से बुल्सआई बोलता है कि हे, मुझे वो पार्ट काफ़ी पसंद आया था जब ब्लॉन्डी ने उसका जाके सर उड़ा दिया था, क्या वो हम दोबारा करके देखें, हो सकता है वो काम आ जाए। तो एरीज बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, उसका कोई सर नहीं है, वो एक एलिमेंटल फोर्स है, वो जब चाहे अपने आप को दोबारा रीग्रो कर सकता है, वो रीइमर्ज हो सकता है। तो हॉकाई बोलता है कि मैंने उसका सर देखा था और तुमने भी देखा था, झूठ नहीं बोलो मुझसे। तो ऑसबॉर्न बोलता है तो क्या इसका मतलब हम उससे मुकाबला नहीं करें? तो एरीज बोलता है कि करके देख लो, तुम फेल ही हो गए और कुछ भी नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, हम यहाँ पे बैठ के खाली तमाशा तो नहीं देख सकते हैं कि वो हमारी दुनिया बर्बाद कर दे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो वहीं पे पीछे से मिस मार्वल बोलती हैं, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की मिस मार्वल है, कि क्या मैं पागल हो चुकी हूँ या फिर वाकई में वो चीज़ हमारी तरफ देख रही है। तो एरीज गॉड ऑफ वॉर बोलता है कि नहीं, वो तुम लोगों की नहीं बल्कि मेरी तरफ देख रही है। तो वैनम बोलता है मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अब हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे लड़ने के लिए आया है।
तो बोलता है कि नहीं, मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहचान गई है कि मैं माइटी थॉर के साथ उसका दोस्त रह चुका हूँ, इसी वजह से उसकी नज़रें मुझ पे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यमीर जो होता है वो एक ज़बरदस्त किस्म का हाथ उनकी तरफ करता है और एक आईसी ब्लास्ट मारता है, जिससे वो सब के सब दूर उड़ के जाते हैं और वो सब बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं। और वहीं से नॉर्मन ऑसबॉर्न निकलता है, बोलता है कि हैमर कंट्रोल, दिस इज़ नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? लेकिन वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न की बात का जवाब कोई नहीं देता है और सारे के सारे जो एवेंजर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं वो बर्फ़ के अंदर से वापसी निकलते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहीं वैनम की नज़र जो स्पाइडरमैन पे पड़ती है और बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरी कब से नज़रें थी, मैं तुम्हें कब से खाना चाहता था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ मैन कम ऑन, अब तुम दोबारा मत शुरू हो जाना। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि वैनम अपना मुंह खोलते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है तो स्पाइडरमैन की टीम यानी न्यू एवेंजर्स वो उनके एवेंजर्स के ऊपर अटैक करती है और इस तरह दोनों के बीच गुत्ता शुरू हो जाती है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि बस बहुत हो गया, बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पे ऑसबॉर्न की बात कोई भी नहीं सुन रहा होता और सब आपस में लड़ने में लगे होते हैं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब, लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि बॉब आता है इस लड़ाई के बीच और सबको उठा के दूर फेंकता है और ये लड़ाई 2 सेकंड के अंदर बंद करा देता है। और एरिस पीछे से आता है डैगन के पास और बोलता है कि सेटल डाउन बॉय, ज़रा आराम से। लेकिन डैगन बोलता है कि तुम मुझे छुओ नहीं, मुझसे दूर ही रहो। एरिस बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि आराम से हो जाओ बिल्कुल। और ऑसबॉर्न भी बोलता है कि मैं तुम लोगों को जब ऑर्डर दूं तो तुम लोगों को उसको फॉलो करना है, क्या ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है? और वो वैनम की तरफ देख के काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हें कहूँ कि स्टैंड डाउन तो तुम्हें स्टैंड डाउन हो जाना है। तुम मेरे कुत्ते हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें जैसे नचाऊंगा तुम्हें नाचना होगा। आई बात समझ में? और वहीं पे एरिस बोलता है क्या तुम लोगों को नजर आ रहा है कि हम कहाँ हैं, क्या तुम लोग को नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो स्पाइडरमैन बोलती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा वर्ल्ड और गॉड्स का वर्ल्ड उन दोनों को आपस में एक किया जा रहा है। तो लूक बोलता है इसका मतलब है कि हम लोग जो है न्यूयॉर्क के अंदर नहीं हैं। तो बोलता है कि इस वक्त हम लोग कहीं पे भी नहीं हैं, हम लोग इन बिटवीन हैं। उसने इस वक्त हमें एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जिसको वो बनाना चाहता है, उसने बेसिकली हम सबको यहाँ से बैनिश कर दिया है। तो मिस मार्वल बोलती है कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? और वहीं पे सब उससे सवाल करने लगते हैं एरिस से। तो बोलता है कि मैं तुम सबसे काफ़ी कुछ ज़्यादा जानता हूँ मोर्टल गर्ल, इतना तुम कभी जान भी नहीं सकती हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं तो फिर ये बताओ कि हम इस सबको रोकेंगे कैसे? तो एरिस बोलता है कि हमें थॉर को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे आयरन फिस्ट बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन थॉर हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके अलावा बताओ कि हमें और क्या करना चाहिए? तो एरिस यहाँ पे सोचता है और बोलता है फिर हमें ट्वाइलाइट सॉर्ड को ढूंढना होगा, क्योंकि यही तलवार जो है सिर्फ इसको रोक सकती है। ये एक ऐसा मैग्निफिसेंट वेपन है जिसकी इमोर्टल डेस्टिनी है। इन द पास्ट थॉर और उसके फादर ओडिन दोनों ने इस तलवार का इस्तेमाल किया था और इस तरह की मैडनेस को हमारी दुनिया से बचाया था। यही एक तलवार है जो कि हमें इस तरह की मैडनेस से बचा सकती है। यमीर को लगता है कि वो हमारे मोटर प्लेन को इस तरह से बर्बाद कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको सॉर्ड की ज़रूरत है, तो हमें उससे पहले वो सॉर्ड ढूंढनी ही होगी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ठीक है, फिर ये जल्दी से बता दो कि ये सॉर्ड कहाँ हो सकती है ताकि हम उसको ढूंढना शुरू कर दें। तो बोलता है कि बिल्कुल, चलो मेरी तरफ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो वहीं पर रॉनिन बोलता है कि द ट्वाइलाइट सॉर्ड, हाँ इसके बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो इस बारे में? तो एरिस वहाँ पे उन सबको लीड करते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ, सन ऑफ ज़्यूस हूँ। तुम सारे के सारे मोर्टल्स मुझे आज तक अंडर एस्टिमेट करते आए हो अपने खुद के फ़ायदे के लिए, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि एक गॉड होता क्या है। तो वहीं पर स्पाइडरमैन रॉनिन की तरफ देखकर बोलता है कि ये तुमसे बात कर रहा है, लेकिन रॉनिन बोलता है कि नहीं, उसने तुम्हारी बात का जवाब दिया, तुम्हें बहुत शौक हो रहा था ना उंगली करने का। वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि सेंट्री मिस मार्वल, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम लोग ऊपर जाएंगे आसमान के अंदर और चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तुम सब, और मेरा मतलब तुम सबसे है, मतलब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो मेरी टीम का हिस्सा हो या ना हो, और तुम में से किसी ने भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैं उसको उसी वक्त वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो मेरे बटन को पुश करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, ये इतना भी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं था। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ सच में तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो फिर भी कुछ था। और इस तरह वो लोग वहाँ से बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से हम देखते हैं कि वो लोग एक महल की तरफ बढ़ते हैं और एरिस बताता है कि यमीर ने अपना फोर्ट्रेस यहाँ पे बनाया हुआ है, वो उसके अंदर ही मौजूद है, क्या हमें जाके वहाँ पे नॉक करना चाहिए या फिर कुछ और? तो एरिस बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता। तो लोगन बोलता है कि मैं समझा था तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है। तो एरिस बोलता है कि इस चीज़ को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो रॉनिन बोलता है कि फिर यहाँ पे तुम आए क्यों, यहाँ पे किस चीज़ को होना चाहिए था? तो एरिस बोलता है कि देखो मुझे समझने दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है, यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसे होनी चाहिए थी। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि खैर ये बताओ कि वो जो हमारी टीम गई थी रिकॉन के लिए वो इस वक्त कहाँ है? तो लोगन बोलता है कि हाँ सच में वो टीम कहाँ है, ऑसबॉर्न, सेंट्री और मिस मार्वल की। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जब उस फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हैं तीनों के तीनों, तो उनको उठा के वो फोर्स बाहर फेंकती है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि क्या हुआ ऑसबॉर्न, तुम लोग वहाँ क्या करने गए थे? तो ऑसबॉर्न बोलता है अपनी बुरी हालत में कि वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बहुत ज़्यादा क्या हैं, पूरी बात तो कंप्लीट करो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से उस महल के अंदर से अजीब व गरीब डीमंस निकल कर आ रहे होते हैं और वो उन सारे के सारे एवेंजर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और एरिस बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे कवर दो फौरन।
और इस तरह स्पाइडर वुमन चिल्लाती है कि उसको कवर करने की कोशिश करो, उसको कवर करो। और स्पाइडरमैन सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह वो लोग वहाँ अंदर घुसते हैं और ऑसबॉर्न पूछता है कि हम लोग यहाँ पे किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। तो एरिस बोलता है कि सिर्फ मेरे साथ आओ, वो रही द ट्वाइलाइट सॉर्ड। तो लूक केज पूछता है कि आखिरकार ये करती क्या है। तो एरिस बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये सारी की सारी मैडनेस को रोक सकती है। तो लूक बोलता है कि आखिरकार वो सब कैसे कर सकती है वो सॉर्ड। तो एरिस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और बोलता है कि वेल, इससे पहले मैंने सॉर्ड को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। तो वहीं पे लूक बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये सॉर्ड ये सारे के सारे प्लान्स को बर्बाद कर सकती है, उनके उस सब को रोक सकती है, तो उसने तलवार को हासिल करके तोड़ क्यों नहीं दिया ताकि हम जैसे लोग इसके पीछे आ ना सके। ये सॉर्ड जो है अनडिस्ट्रॉयबल है, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये वेपन जो है खुद गॉड्स ऑफ द गॉड्स ने क्रिएट किया है, उसको फॉर्ज किया है। यमीर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सॉर्ड को हम जैसे गॉड से छुपा सकता है, मतलब मुझसे और थॉर से। वो तब तक इस सॉर्ड को छुपा के रखना चाहता है जब तक वो सारे के सारे किंगडम के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर ओवरटेक ना कर ले और उसको सब अपना बना ले। क्योंकि अगर एक बार उसने सबके ऊपर अपना कब्जा हथियार लिया तो फिर मैं या कोई और इस तलवार के कभी करीब भी नहीं आ सकता है। तो बोलता है कि ठीक है, हम इस तलवार को लेके चलते हैं फ़ौरन और उसके अंदर घुसा देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी मॉडल जो है इस तलवार को हथियार नहीं सकता है, वो उसको छू भी नहीं सकता है क्योंकि वो उसके काबिल नहीं होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि एरिस वहाँ मुड़ता है और उस आइस क्यूब के अंदर, जिसके अंदर वो बर्फ़ जमी हुई होती है, वो उसको अपने एक्स से मार मार के तोड़ना शुरू करता है। और इस बर्फ़ तोड़ने की जब बात आती है वो यमीर को आ जाती है और उसको शक हो जाता है कि कोई उसकी तलवार तक पहुंच चुका है और इसलिए उसकी अटेंशन अब उनकी तरफ आ गई होती है। एरिस उस बर्फ़ को क्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ऑसबॉर्न मुझे कवर दो, उनके ऊपर कहर बरसा दो, उनको रोकने की हर एक कोशिश करो। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है बॉब, यहाँ से पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी सारी की सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करो और इन मॉन्स्टर्स को यहाँ से दूर भगा के रखो। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री, लोगन और बाकी के वैनम वगैरह होते हैं वो सब इन मॉन्स्टर से लड़ने में लगे होते हैं ताकि जब तक एरिस जो है उस तलवार को हासिल कर सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो सब यहाँ उसको दूर करने में लगे हुए होते हैं मॉन्स्टर्स को, तभी एरिस गॉड ऑफ वॉर जो है उस बर्फ़ को चटका लेता है। और अगली बार हम देखते हैं कि एरिस के हाथ में वो सॉर्ड यानी कि द ट्वाइलाइट सॉर्ड जो कि ओडिन कभी इस्तेमाल किया करते थे सर्टर से लड़ने के लिए, यमीर से लड़ने के लिए, अब वो एरिस गॉड ऑफ वॉर के हाथ में है। और जैसे ही वो तलवार हाथ में लेता है वहाँ की पूरी रियलिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है जैसे पहले हुआ करती थी और वो सब दोबारा न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। और स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस, क्या हम जीत गए हैं। वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल डन एरिस, अब मुझे रीडिंग्स बिल्कुल क्लियर मिल रही है। हैमर कम इन, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो। और वहीं से आवाज़ आती है कि दिस इज हैमर, हम आपको बिल्कुल रीड कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या था। तो बोलता है कि ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर था, लेकिन अभी के लिए हम सब बिल्कुल ठीक हैं। कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं सर। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि सर एक मिनट, अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। और वो कैप्टन अमेरिका के सामने आता है और बोलता है वेल डन एवरीवन, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हमारा साथ भी निभाया। इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाएगा तो जब तुम्हारी मिलिट्री हियरिंग होगी कोर्ट के अंदर, लेकिन अभी के लिए तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुम लोगों ने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को ना माना और उसके खिलाफ जाने की कोशिश करी। लेकिन लोगन बोलता है कि हे, लगता है कि इसका आज मार खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। दिल तो हमारा भी काफ़ी चाह रहा है इसको पीटने का, तो क्या हम सब इंतज़ार ख़त्म करें और ये कहानी शुरू करें। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका ऑसबॉर्न की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो, हमने तुम्हारी यहाँ पे मदद करने की कोशिश करी है, अगर हम ना होते तो तुम नहीं बच पाते सब चीज़ों से। लेकिन पीछे से डैकन भी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हमें शायद इनकी आज धुलाई कर देनी चाहिए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो, तुम लोग के पास राइट है कि तुम लोग बिल्कुल खामोश रह सकते हो या फिर यहाँ पे बोल के अपने केस को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तभी आसमान में से आवाज़ आती है तुम में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। मैंने कहा कोई भी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर वो अपनी हील होते हुए यहाँ पे अपना हैमर लेके मिस मार्वल के साथ आया होता है और बोलता है कि लॉर्ड एरिस, ये सॉर्ड जो है इस डायमेंशन के अंदर नहीं रह सकती है। तो एरिस बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस बात को लॉर्ड थॉर, और मैं तो ये बात भी नहीं जानता था कि ये यहाँ पे ट्रैवल करके आ भी सकती है। तो थॉर बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस सॉर्ड को मैं वापसी अपने साथ एसगार्ड ले जाता हूँ और उसको अपनी निगरानी में रखूँगा। तो एरिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये लो मेरी सॉर्ड, इसको अपने साथ ही रखो तुम। और थॉर बोलता है कि ऑसबॉर्न और बाकी के सारे लोग यहाँ से अभी इसी वक्त बैटल छोड़ के जाएंगे और इसको एक जीत की तरह जश्न मनाएंगे और कुछ भी नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थॉर, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर मैंने तुम्हारा कंसर्न नहीं मांगा है और ना ही ये तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए। वहीं पे थॉर गुस्से से ऑसबॉर्न की तरफ देखते और बोलता है क्या तुम वाकई में मुझसे बैटल करना चाहते हो, वो भी आज इस वक्त। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, मैं बस अपनी टीम को उस तरीके से चलाना चाहता हूँ जिस तरह से मेरे दिल चाहेगा। लेकिन थॉर वहाँ से उसकी बात भी पूरी नहीं सुनता और तलवार लेके आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि फिर ठीक है, अगर तुम्हें अपनी सही सलामती चाहिए तो यहाँ से सब कुछ लो और फौरन निकल जाओ। तुम और मैं आपस में मिलकर कभी किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मैटर को आगे कैसे ले जाना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो इनको गिरफ्तार कर लो और मेरा कहर तुम्हारे ऊपर बरसेगा, या फिर खामोशी से आज यहाँ से चले और हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। और इस तरह ऑसबॉर्न वहाँ पे कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम की तरफ देखता है और कैप्टन अमेरिका ऑसबॉर्न को घूर के देख रहे होते हैं। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि ऑलराइट एवेंजर्स, वापसी घर चलो। तो वहाँ पे हॉकाई और वैनम वगैरह बोलते हैं क्या तुम सीरियस हो, हमें वापसी घर जाना चाहिए, हमें इनसे लड़ना चाहिए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, आज नहीं, फिर किसी और दिन।
तो वहीं पे एरिस बोलता है कि बिल्कुल, लॉर्ड थॉर वैसे भी इस बात को कह चुके हैं, अब इसमें और कोई शक की बात होनी नहीं चाहिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरिस भले इन लोगों के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन थॉर की वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और यही चीज़ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, कि जिस तरह से लोग दिखाते हैं कि एक गॉड दूसरे गॉड की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। लेकिन स्पाइडरमैन होता है कि क्या मतलब, तुम ऐसे ही जा रहे हो ऑसमॉन, कोई गले वाले नहीं लगाओगे हमें क्या? तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि बस स्पाइडी छोड़ दो इस बात को, इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स की टीम को, यानी कि न्यू एवेंजर्स की टीम को वहाँ पे छोड़ देते हैं और डार्क एवेंजर्स की जो टीम होती है वो वापसी अपने घर लौट जाती है। दी एंड। सो गाइज, हमारी यहाँ पे ये वन शॉट टाइप स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मज़ेदार स्टोरी थी, जिसके अंदर एक तरह से हमने सारे के सारे एवेंजर्स के मेंबर्स को देखा, न्यू एवेंजर्स को देखा, डार्क एवेंजर्स को देखा और साथ में प्लस थॉर को भी देखा। और हमने देखा कि किस तरह से यमीर जो है एक फ्रॉस्ट जायंट जो कि आइस जायंट है, वो यहाँ पे आ जाता है, इनके ऊपर अटैक करता है। और वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। ये एक ऐसा बीइंग है जिससे अकेले कोई भी सुपर हीरो नहीं लड़ सकता है। और हमने यहाँ पे देखा कि एरीज गॉड ऑफ वॉर को स्टोरी के अंदर बहुत अच्छा एक कैरेक्टर, एक फोकस किया गया था, जिसकी वजह से हमने उसके कैरेक्टर को जाना बहुत अच्छे तरीके से। और उसको हमने देखा कि कितना ज़्यादा पता है नॉर्स मिथोलॉजी के बारे में, और उसी की वजह से वो लोग बच पाए हैं। और थॉर जो है उसको काफ़ी शुक्रगुजार भी रहा है। लेकिन अब हमने देखा कि थॉर अपनी स्वॉर्ड लेके वापसी अपने घर के चले गया है, नॉर्मल टीम को लेकर चले गया और न्यू एवेंजर्स वापसी अपने कामों पे लग जाएंगे। मतलब ये स्टोरी ऐसी थी कि इसमें हमें फन भी आया, मज़ा भी आया, लेकिन हमारी जो मेन स्टोरी है उसमें ज़रा सी भी चेंजेस नहीं आई, क्योंकि स्टोरी के एंडिंग में चीज़ें वैसी की वैसी हो गई जैसे स्टोरी से पहले थी। तो इसलिए फ्री कॉमिक बुक डे पे इसको रिलीज इसीलिए किया गया ताकि जो नए फैंस थे वो इस तरह के कैरेक्टर से फेमिलियर हो सकें, उनको थोड़ा मज़ा भी आ सके, और जो पुराने फैंस जो कि सारी स्टोरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका जो मेन आर्क है वो ख़राब भी ना हो। तो यही चीज़ मार्वल कॉमिक्स की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि किस तरह से वो अपनी मेन स्टोरी को कभी भी ख़राब नहीं करते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इसके बाद अगली सीरीज़ जो है हम अपनी डार्क रेन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और वो मैं अपने कम्युनिटी टैब में अनाउंस कर दूंगा। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के ऑसम स्टोरी आर्क्स अपने चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।